नमस्कार, मैं हरीश कुमार काजला, लीडर्स टॉक सीरीज वार्तालाप में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे साथ हैं संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी, सकारात्मक सोच रखने वाले, एम्स आरडीए के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में एम्स जेरेटिक डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर पद की शोभा बढ़ा रहे डॉक्टर विजय गुर्जर। डॉक्टर विजय, आपका वार्तालाप में आपका स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर विजय, आप एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और देश के एक प्रतिष्ठित संस्थान तक पहुंचे हैं, तो हम आप ही की जुबानी आपके इस संघर्ष को सुनना चाहेंगे आपके शब्दों के रूप में। मेरा जन्म जो है गांव में हुआ। गांव कटेसरा है मेरा, रोहतक डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में। और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो भी गांव के ही स्कूल में हुई। और मेरे फादर जो हैं वो सेना में सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे। धीरे धीरे उनका प्रमोशन हुआ, अभी ऑनरी कैप्टन से रिटायर हुए वो। तो मेरे फादर ने देखा कि जो गांव में माहौल है थोड़ा पढ़ाई का, वो ठीक नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि जो मेरे बड़े भाई थे वो जो वहाँ पे जो बच्चों की संगत थी उसकी वजह से, क्योंकि मेरे चाचा थे और वो सब जो है 8वीं में कई बार फेल हो चुके थे, तो इस तरह का उन्होंने माहौल देखा। और मेरे फादर जो है आर्मी में रहते थे, तो वहाँ उनको मतलब उस टाइम पे आर्मी में इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, जो सिपाही और जो उन रैंक पे जो लोग होते हैं कि आप फैमिली को साथ में रख सकें। ऑफिसर्स के लिए फिर भी थी शायद, लेकिन तो उन्होंने हमें, जो हमारे पास शहर लगता है भिवानी में, वहाँ हमें शिफ्ट किया। वहाँ पे एक प्लॉट लिया जो आउटस्कर्ट्स होते हैं शहर के। और जो वहाँ का जो टॉप स्कूल था हलवासिया विद्या विहार जो है, उसमें मुझे टेस्ट वगैरह दिलवाए गए। तो टेस्ट में अच्छे नंबर आने से मेरा एडमिशन हुआ वहाँ पे। तो लेकिन जब ये जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक का मैं शिकार हो गया वहाँ पे, कि जो शहर और ग्रामीण बच्चों में जो फ़र्क होता था, जो माँ जो या फैमिली बैकग्राउंड्स का जो फ़र्क आता था, तो उन सब को फिर मैं 8th क्लास में मैंने वो स्कूल छोड़ दिया। मैं बाहर जो है एक छोटा जो प्राइवेट स्कूल था उसमें शिफ्ट हुआ। तो वहाँ फिर मुझे जो है मेरे ही लेवल के जो हैं लोग मिले, तो हमारी जो है शिक्षा वहाँ से फिर 8th क्लास में मैंने टॉप किया। फिर ऐसे ही 9th क्लास में मेरी जो है शादी कर दी गई, क्योंकि हमारा जो पारिवारिक और सामाजिक ताना बाना है, बड़े भाई के साथ ही मेरी शादी कर दी गई। मेरे फादर तो उस टाइम पे ग्लेशियर में पोस्टेड थे, उन्हें पता भी नहीं था कि मतलब मेरे दादाजी ने और माँ ने मिलकर शादी फिक्स कर दी। मेरे पापा को बाद में पता लगा कि, लेकिन वही है, आप कुछ कर नहीं सकते हो, समाज जिस समाज में आप रहते हो आपको वो। तो मेरे फादर ने मुझे उस टाइम पे समझाया बहुत कि जो ये मैं जो सिपाही से भर्ती होके मेहनत करके कोर्स कर करके प्रमोट हो रहा हूँ, तो तू भी जो है ये बाधाएं आती रहेंगी, तो ये मत सोचना कि ये जो शादी हो गई है तो ये तेरे करियर का एंड है। क्योंकि उन्होंने देखा हुआ था हमारे गांव में जिन भी बच्चों की शादी हो जाती थी वो 10वीं पार नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने मुझे समझाया कि तुझे है जो बिठा के हमेशा वो बोलते थे कि तुझे डॉक्टर बनना है, तो वही सपना लेके हमने अपनी पढ़ाई जारी रखी आगे। और जब 12th क्लास हमने की तो हमें तब जो है लोग, ये जो आकाश और एलन कोटा का उस टाइम पे सिस्टम शुरू हो गया था, काफ़ी लोग जो है तैयारी करने के लिए क्लास बंक करके जाते थे। तो हमें उस टाइम पे इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि गाइडेंस नहीं थी हमारे परिवार में, कोई भी मतलब पढ़ा हुआ नहीं था। हमारी जो कॉलोनी थी उसमें भी बहुत ज़्यादा कोई लोग इतने वो नहीं थे। तो फिर हमें पता लगा कि पीएमटी है, इसके बाद ये जो 12th में आपने मैथ और बायो ले तो लिया, अब इसका आगे करना क्या है, क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं, वो अब उस टाइम पे हमें बताया नहीं गया था ज़्यादा। तो फिर हमने पीएमटी देखा कि किताबें हैं, इनको रटना है और पीएमटी क्लियर करना है। तो 1 साल के अटैम्प्ट के बाद जो है फिर पीएमटी क्लियर हुआ। मेरा उस टाइम पे 35 रैंक आया था, रोहतक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ जनरल कोटे से। तो ये आपके लिए एक बड़ा
इंस्पिरेशन रहा कि आप गांव से शहर में शिक्षा लेने के लिए आए और फादर ने बोला कि डॉक्टर बनना है। आपको आइडिया भी नहीं था, ना आपकी कोई फैमिली से था। और आपकी शादी भी कर दी गई थी 9th क्लास में। आपने उन सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन भी किया होगा और समाज की आशाओं पे खरे भी उतरे होंगे और आपने टारगेट बनाया। बस आप एक ऐसे छात्र थे जिनको ये पता नहीं था कि डॉक्टर बनना है, इसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, लेकिन आपने उन बुक्स का चयन किया होगा और मेडिकल शिक्षा ली होगी। तो आपका वो दौर कैसा गुजरा, जो मेडिकल शिक्षा आपने ली MBBS से लेकर आखिरी तक की, वो दौर कैसा गुजरा? कुछ 2 शब्दों के बारे में आप कह पाए। MBBS में जब हमारा एडमिशन हुआ तो वहाँ एकदम से ही फिर वही गाइडेंस वाला फिर से इशू हुआ। MBBS में एडमिशन तो हो गया, तो हमें लगा कि हम पहले दिन से ही हम जैसे डॉक्टर बन गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। MBBS की 6 साल की पढ़ाई होती है, उसके बाद फिर PG होती है। तो इन सब के लिए भी जो है आपको धीरे धीरे लोगों ने फिर हमें ज़मीन पे उतारा कि आप फर्स्ट ईयर में ही आप डॉक्टर नहीं बने हो। वहाँ जो थोड़ा रैगिंग वगैरह हुई और उन सब से फिर हमारे सीनियर्स ने गाइड किया। और MBBS की पढ़ाई जो है बहुत ही मुश्किल होती है, उसको धीरे धीरे जो है हमने उसको कोप अप किया उसके साथ, और फिर पढ़ाई में अच्छे अंकों के साथ हम MBBS उत्तीर्ण की। फिर उसके बाद PG के लिए तैयारी की और PG में फिर एम्स में एडमिशन हुआ। तो एम्स में भी फिर जो हमें जेरेट्रिक मेडिसिन जो ब्रांच मिली है, ये नया सब्जेक्ट है, तो इसको भी काफ़ी अच्छा इसका अनुभव रहा। कि आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, आपने हरियाणा में रोहतक मेडिकल कॉलेज से आपने मेडिकल की एजुकेशन लिया है और फिर आप एम्स में सेलेक्ट हुए हैं, आपने यहाँ PG किया है, SRC किया है और यहाँ पे जो रेजिडेंट्स हैं उनके हितों के लिए भी आप संघर्षशील रहे हैं। तो आपने जैसा एक शुरुआत में बोला था कि हम तो जब एडमिशन लिया था तभी हम डॉक्टर बन गए थे, तो वो उस डॉक्टर के बारे में आप क्या कहते हैं कि एक डॉक्टर के बारे में आपकी क्या सोच है? एक डॉक्टर के बारे में हमारी ये सोच है कि जब सपना लेते हैं एक डॉक्टर, जैसे आज के दिन कोई क्रिकेट खेलना शुरू करता है तो धोनी को या तेंदुलकर को देख के अपना जो माइंड एक मेकअप बनाता है, ऐसे ही हम भी जब डॉक्टर का एक सपना लेके, मतलब जिसके परिवार में आसपास कोई डॉक्टर नहीं है, तो उसके दिमाग में एक आता है कि बड़ा सा नर्सिंग होम होगा, ये होगा। कुछ लोगों को दिमाग में आता है कि मैं जैसे डिस्ट्रिक्ट का एक CMO होऊंगा और मतलब मरीज मेरे पास आएंगे, मैं उनकी सेवा करूंगा, गरीब मरीजों की। तो मेरे दिमाग में जो इमेज थी डॉक्टर की, वो यही थी कि मैं एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हूँ या एक हॉस्पिटल में हूँ, बड़े हॉस्पिटल में, वहाँ पे गरीब मरीज मेरे पास आ रहे हैं, मैं उनका इलाज कर रहा हूँ, वो मुझे दुआएं दे रहे हैं। तो यही इमेज लेके मैंने अपना मतलब डॉक्टरी की करियर शुरू किया था। और कि पैसा इकट्ठा करना कोई मकसद नहीं था, बस यही था कि जितना हो सके हम मतलब एक जो मुसीबत में आदमी है उसकी सेवा कर सके। यानी कि आप मानते हो कि डॉक्टर का काम एक पैसा कमाने वाली मशीन नहीं है, वो एक मरीजों की सेवा करने वाला सेवा भाव का काम भी है। जी बिल्कुल, जो है ये जो हमारे जो MBBS हमने ज्वाइन की और जो आज प्रेजेंट अगर सीनियरियो देखते हो तो डॉक्टर जो कंज्यूमर कोर्ट में भी घसीटा जा रहा है, तो ये सब जो चीज़ें, जो ये बदलता परिवेश है कि आज जो है डॉक्टर्स को कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स ने हायर करके जो है एक पूरा बिल्कुल ये पूरा पेशेंट जो है, अब पेशेंट और डॉक्टर का रिलेशन नहीं है, कंज्यूमर और सर्विस प्रोवाइडर वाला रिलेशन हो गया है। तो जो एक डॉक्टर एज गॉड वाली जो फीलिंग होती थी, वो भी अब आज के दिन नहीं है कि आपको ये लगता है कि आप सर्विसेज खरीद सकते हो, आप पैसा अगर दे रहे हो अगर, तो आपको रिजल्ट्स भी उसके चाहिए। लेकिन जो मेडिकल साइंस जो है वो अपने आप में एक इनकम्प्लीट साइंस है, वो उसमें आप हर किसी को 100% ठीक करने का, क्योर का आप उसकी गारंटी नहीं दे सकते हो। कितना भी पैसा आपके पास हो, आप अपना स्वास्थ्य खरीद नहीं सकते हो। तो ये एक फ़र्क आया है इसमें। और जहाँ तक कि सेवा और बिजनेस, जैसे कि आपने अभी देखा है कि जो एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन हुआ है, मेडिकल एजुकेशन का, प्राइवेट में लोग 1-1 करोड़ रुपए में MBBS और MD कर रहे हैं। तो वो लोग जो है जब बाहर निकलेंगे तो उनको के पास एजुकेशन लोन चुकाने के तक के पैसे जो हैं नहीं होंगे।
तो ये जो मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल सर्विसेज का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो इसके जो दूरगामी परिणाम जो हैं बहुत खतरनाक होंगे, समाज को भुगतने पड़े। जी बिल्कुल, जो सेवा से बिजनेस की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। और अभी जो है 70% जो हेल्थ केयर जो है प्राइवेट डिपेंडेंट है। जब किसी मरीज को यहाँ 2 साल की डेट मिलेगी, उसके ब्रेन में ट्यूमर है और उसे आप 2 साल की डेट दे रहे हैं, तो मरीज को मजबूरी में अपना घर बार बेच के बाहर से इलाज कराना पड़ेगा। तो जो गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम में जो संसाधन जो सीमित हैं, तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं गरीब मरीजों को भुगतना पड़ेगा। जो सेवा से जो बिजनेस की तरफ जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको तो उसमें से निकालना है। डॉक्टर साहब, भारत में अगर हम चिकित्सा सुविधाओं की बात करते हैं तो चिकित्सा सुविधाएं स्टेट लिस्ट में लिस्टेड हैं, यानी कि चिकित्सा सुविधाओं का अधिकतम काम राज्य सरकारों पे निर्भर रहता है और केंद्र सरकार का भी एक रोल रहता है। तो जो एक कॉमन मैन है, एक आम आदमी है, आज के परिप्रेक्ष्य में एक आम आदमी और मेडिकल एजुकेशन एंड मेडिकल हेल्थ सर्विसेज में वो आम आदमी अपने आप को कहाँ खड़ा कर पाता है, इस पे हम आपके विचार जानना चाहेंगे। देखिए, जैसा कि आपने सुना होगा कि अभी केजरीवाल जी ने नोटिस निकाल दिया, कभी दूसरे स्टेट ने नोटिस निकाल दिया कि हम सिर्फ जो अपने हॉस्पिटल्स में अपने जो राज्य है सिर्फ उन्हीं को सर्विस प्रोवाइड करेंगे। कुछ हद तक उनकी बात ठीक भी है कि एक राज्य के पास उसकी आय जो है सीमित होती है, तो वो उसी के हिसाब से जो है अपने जो स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। लेकिन जो सरकार, केंद्र सरकारों के बीच में और सरकार, राज्य सरकार की इन के बीच में मरीज जो है मरीज पिस जाता है, उसे ना तो केंद्र सरकार उसकी सुध ले रही है, ना राज्य सरकार उसकी सुध ले रही है। और इसको मोर एंड मोर जो है इंश्योरेंस बेस्ड बनाने की कोशिश हो रही है। इंश्योरेंस का पैसा जो है आप इंश्योरेंस कंपनीज को देने को तैयार हैं, लेकिन आप गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। आप जो है PHC CHC जो एक सिस्टम था, इतना पुराना जो सिस्टम था बन के चल रहा था, अब उनमें आपने अभी तक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में CT स्कैन की मशीनें नहीं है, MRI की मशीन नहीं है, ऑपरेशन थिएटर्स उनके फंक्शनल नहीं है। आपने क्या कर दिया कि आपने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए लो जी आप सब फ्री में कराओ बाहर से, वो बजट जो है आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे। कि आप देखिए, अगर गर्मी आएंगी तो आप अपने घर में AC किराए पे लाएंगे या खुद खरीद के लगा लेंगे। अगर आपको परमानेंट उसी घर में रहना है तो आप खुद खरीद लेंगे, वो आपके लिए किफ़ायती होता है। तो इसी तरह MRI का भी है। अगर आपको अपने नागरिकों को जो सुविधा प्रदान करनी है तो आप खुद एक MRI मशीन लगाइए, खुद एक CT स्कैन मशीन लगाइए। उसे मतलब महाजन इमेजिंग या दूसरे इमेजिंग को आपको उसका ठेका क्यों देना है? क्योंकि आपको उससे पैसा लेना है और सरकार जो एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन आप दे रहे हो, क्योंकि आपकी सरकार थोड़े दिन की है। आपका कहना यह है कि सरकारें अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए जी चिकित्सा सुविधाओं में कुछ ऐसे प्रस्ताव या लेके आती है जनता के सामने कि हम इस क्षेत्र में कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर ग्रास रूट पे हम देखते हैं, अगर मरीजों की तरफ देखते हैं तो मरीज अभी भी उन चिकित्सा सुविधाओं से महरूम है, यानी जो उसे मिलना चाहिए। यानी कि सरकार सुविधा नहीं बढ़ा रही है। अगर हम निजी चिकित्सा क्षेत्र को देखते हैं और सरकारी को देखते हैं तो एक जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो एक कॉमन मैन से दूर होते जा रहे हैं और कॉमन मैन से सरकारी जो सुविधाएं वो भी दूर होती जा रही हैं। तो एक अगर हम देखें तो आज के समय में चिकित्सा सुविधाएं विस्तार हुआ है, लेकिन एक कॉमन मैन के रूप में नहीं हुआ है। एक ये बात आपकी रही। दूसरी बात मैं डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा कि आपने एक संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी है, एक संघर्ष देखा है। आपने बोला था कि मैं डॉक्टर मुझे इसलिए बनना था कि मैं PHC CHC या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम करूंगा, जनता की सेवा करूंगा, लेकिन आप देश के एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित संस्थान में काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं और भी आपको बड़ा क्षेत्र मिला है काम करने का। तो एक समाज में एक हमारा आर्थिक जगत है, समाज के अंदर राजनीतिक जगत है और एक सामाजिक जगत है। ये 3-4 तरह की सोसाइटीज एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पे आज जो चिकित्सा सुविधाएं हैं उनकी महत्ता क्या है? वो लोग चिकित्सा सुविधाओं को आखिर किस तरीके से देखते हैं? अभी देखिए, गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम में जो परमानेंट सॉल्यूशंस की तरफ अब नहीं जा रहे हैं, उसका खामियाजा ये हो रहा है कि जो भी थोड़ा सा भी अफोर्डिंग क्लास होता है वो डरता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने से, और वही टेस्ट उसको बाहर जो है पैसे दे के कराने पड़ते हैं, जो कि गवर्नमेंट सिस्टम में
क्योंकि गवर्नमेंट सिस्टम जो है हमारा वो पेशेंट फ्रेंडली नहीं है, यूज़र फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि उसको जो है यूज़र फ्रेंडली बनाने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। अभी जैसा आपने मेडिकल एजुकेशन के बारे में पूछा कि आज के दिन जो है मेडिकल एजुकेशन, जैसे मेरे पापा फौज में सिपाही थे तो उन्होंने एक सपना देख लिया कि वो देख पाए एक सपना कि उनका बेटा डॉक्टर बनेगा। आज के दिन जो है कोई फौज का सिपाही जो है ये सपना देखते हुए डरेगा कि उसका बेटा जो है डॉक्टर बन सकता है, क्योंकि उसे दिख रहा है कि अगर बच्चे को गवर्नमेंट उसमें एडमिशन नहीं मिला तो प्राइवेट की जो फीस है वो 1 करोड़ों में जा रही है, तो उसको उसके पहुंच से बाहर हो जाएगी। और बाई चांस वो MBBS कर भी लेगा तो उसके बाद फिर प्राइवेट से फिर से PG वाला जो आता है कि PG करने के लिए फिर से, क्योंकि आपने जो सीटें जो हैं गवर्नमेंट सिस्टम में बहुत कम बढ़ी हैं। जैसे कि आपने बहुत से मेडिकल कॉलेज में देखा होगा, प्राइवेट कॉलेज की सीट जो है एक ही साल में अगले साल 50 से 100 हो जाती हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो कॉलेजेज होते हैं उनमें वो सीटें नहीं बढ़ पाती। यानी आपका कहना है कि ये चिकित्सा सुविधाएं एक बिजनेस की तरफ बढ़ रही हैं, इसका खामियाजा सीधा सीधा आम जनता कोई कॉमन मैन को भुगतना पड़ रहा है। जी। डॉक्टर साहब, आखिरी में हम आपसे एक संदेश लेना चाहेंगे कि जो हमारी लीडर्स टॉक सीरीज वार्तालाप है उसके द्वारा आप हमारे दर्शकों को, हमारे साथियों को इस चिकित्सा सुविधाओं के बारे में एक फाइनल संदेश, एक मैसेज देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? मेरा यही संदेश है, मैं रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी रहा, जो यंग डॉक्टर्स थे उनकी जो समस्याएं थी वो मैंने गहराई से देखी हैं। तो जो सरकारी सिस्टम में जो डॉक्टर्स हैं वो ओवरबर्डन्ड हैं, लेकिन उसका कारण है कि जो हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, PHC CHC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो स्टेट के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें जो सुविधाएं नहीं हैं। तो हम एक अवेयर सिटीजन होने के नाते हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमें जो स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे घर के नज़दीक से नज़दीक मिलें। हमें ये ना हो कि न्यूरोसर्जन के लिए हमें सीधा एम्स आना पड़े या कोई कार्डियक सर्जन है उसके लिए सीधा एम्स आना पड़े। आपके वहाँ पे भी ये सुविधाएं होनी चाहिए। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं उनके लिए ठीक है, आप टर्सरी केयर सेंटर पे आएँ, लेकिन जो प्राइमरी, सेकेंडरी और जो टर्सरी केयर सेंटर्स हैं उनका एक प्रोटोकॉल है, उसी हिसाब से आपको अपने जो सेंटर्स हैं उन पे मांग करनी चाहिए। यहाँ पे एक मरीज आता है, एक मरीज को अपना घर छोड़ के जब निकलना पड़ता है वो उसके लिए बहुत ही पीड़ादायक होता है। अगर वही सुविधाएं उसे अपने घर के पास मिल जाएं तो वो पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और हॉस्पिटल्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर विजय गुर्जर, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और इनके फादर का सपना था, जो फौज में सिपाही थे, उन्होंने सपने को पूरा किया। अपने सामाजिक आदेशों का पालन करते हुए 9th क्लास में इन्होंने शादी का गठबंधन भी स्वीकार किया, उसको बखूबी निभा रहे हैं। उसके बाद इन्होंने पूरी शिक्षा ली और देश के सबसे बड़े संस्थान में इन्होंने RDA के प्रेसिडेंट का पद भी संभाला, उनके लिए संघर्ष भी किया और आज जेरियाट्रिक मेडिसिन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो चिकित्सा सुविधाएं हैं देश में वो कॉमन मैन के लिए होनी चाहिए, उनका जो व्यापारीकरण हो रहा है उस पर लगाम लगनी चाहिए और वो सुविधाएं जैसे इंस्टीट्यूट में जो मरीजों का दबाव रहता है वो सुविधाएं, ऐसी सुविधाएं आदमी को अपने घर के पास मिलें और जो सुपर स्पेशलिस्ट जो सुविधाएं हैं, चिकित्सा सुविधाएं, विशेष चिकित्सा सुविधाएं, वो भी उनके घर के आसपास मिलें। तो उससे एक, और इसको इस तरीके से ना देखा जाए कि एक वोट बैंक के रूप में, कम से कम चिकित्सा सुविधाओं को ना देखा जाए, देश की राज्य सरकार को भी और देश की केंद्र सरकार को भी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विजय, आज आप हमारे वार्तालाप प्रोग्राम में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू।